नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका निमेश जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर में। तो जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूं कुछ ना कुछ नई वैकेंसी जॉब अलर्ट के साथ आता हूं। तो आज ही मैं आपके लिए ऐसे ही नई जॉब अलर्ट लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ के अंतर्गत एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल एवं विभिन्न पदों की पोस्ट निकली हुई है, विभिन्न पदों की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो इस रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आपको किस टाइप से फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं दोस्तों तो ये मानिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ना कि फॉर्म भरना बताऊंगा, अपितु मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, जो कि आप स्किप कर देते हैं और बाद में फिर आप कहते हैं कि सर बता दीजिए इस फॉर्म को कैसे अपडेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल के लिए नए हैं एवं अभी तक जिनने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन पर कर दें क्लिक, जिससे कि आने वीडियो उनको समय पर मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी है ऑफिशियल साइट एवं इस वैकेंसी में किन किन पदों की भर्ती निकली हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को हमें कैसे भरना है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, जिससे कि हम फॉर्म में मिस्टेक ना करें एवं फॉर्म हमारा सिलेक्ट हो और आगे हमारा एडमिट कार्ड जनरेट हो सके। एवं इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था पिछली बार भी, यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपका रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म की। तो ये उसका ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाना है इसमें दोस्तों। ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। इसको आप ध्यान पूर्वक भरना है। तो आप देख सकते हैं डिटेल टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। तो देखने में आता है दोस्तों, आप लोग फॉर्म को फिल करते हैं पर ब्लॉक लेटर्स में ना करके आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसको नॉर्मल फॉर्म की तरह उसको फिल कर देते हैं। ये अक्सर देखने में आता है। तो इस गलती को आप ना दोहराएं, आपको ब्लॉक लेटर में ही इसको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट में आपको लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हर पोस्ट के लिए यहाँ पे एक पोस्ट कोड दिया गया है, तो उस पोस्ट कोड को भी आपको मेंशन इसमें कर देना है, जो कि अभी हम नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं कि वो कोड आप कैसे देखें, कहाँ से आपको वो कोड मिलेगा। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर की भी हम बात करेंगे, किन किन सेंटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किन किन सेंटर के लिए सीआरपीएफ ने निर्धारित किया गया है कि आप यहाँ से पेपर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है आपको, जो कि 10th की मार्कशीट के अनुसार रहेगा। इसके बाद फादर्स नेम लिखना है, फिर यहाँ मदर्स नेम लिखना है, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर मेल फीमेल जेंडर लिखना है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी। तो दोस्तों ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर आप वही दें जो आपका चालू हो, क्योंकि अक्सर दोस्तों देखने में आता है कि आप मोबाइल नंबर दे देते हैं, बाद में कुछ समय बाद वो आपकी सिम बंद हो जाती है, या फिर ईमेल आईडी का आप दे देते हैं तो ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता नहीं होता है। तो ऐसा आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ना दें जो कि बाद में आपका बंद हो जाए, या फिर आप अगर सीआरपीएफ या विभाग डिपार्टमेंट आपसे अगर संपर्क करें तो आप संपर्क मतलब ना आ पाए। तो आप वही नंबर दें जो आपका चालू नंबर हो। ऐसे ही ईमेल आईडी भी आप वही दें जो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे होंगे। इसके बाद बात करें तो कैटेगरी की, तो आपको कैटेगरी स्पेसिफाई कर देना है कि SC ST OBC में आते हैं, EWS में आते हैं या अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में आते हैं। फिर यहाँ आपको रिलीजन भर देना है, फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है उसको भर देना है, फिर नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यहाँ एम्प्लॉयर का नेम आएगा अगर आप एम्प्लॉय हैं तो, फिर मैरिटल स्टेटस आएगा, नेशनलिटी आएगी, फिर स्टेट, फिर नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम। इसके बाद हाइट इन सेंटीमीटर,
ये विशेष ध्यान रखें, यहाँ फुट या इंच में नहीं देना है आपको, हाइट या सेंटीमीटर में देना है। फिर चेस्ट की साइज भी यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में देना है, जो भी स्पेसिफाई किया गया है। एवं जे कॉलम फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं बनना है चेस्ट का, ठीक है। फिर एक्सपांड एवं अनएक्सपांड दोनों ही आपको मेजरमेंट लिख देने हैं। फिर वेदर सीकिंग, हाइट रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन या हाइट रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप किसके अंतर्गत, या आप अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किन किन सर्कमस्टेंसेस पे हाइट एवं एज के लिए रिलैक्सेशन ले सकते हैं, तो उस बेस पे आप यहाँ यस नो कर सकते हैं। इसके बाद एज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं 21 पॉइंट के एज रिलैक्सेशन किसके अंतर्गत आप ले रहे हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर है तो आपको इसको भर देना है, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो इसको स्किप कर देना है या नो करके इनको कॉलम को छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जो भी रेलिवेंट उसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया उसके हिसाब से आप इसको फिल कर देंगे। या सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, पासिंग ईयर, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ बोर्ड एक्सेट्रा। इसके बाद टेक्निकल एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे टेक्निकल अगर आपके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन है तो उसको आप यहाँ पे लिख देना है, या फिर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको ध्यानपूर्वक एवं उसको तरीके से फिल कर देना है, क्योंकि इसका आपको वेटेज मिलने वाला है दोस्तों। इसके बाद पोस्टल एड्रेस, क्योंकि जो भी आपका एडमिट कार्ड इशू होगा वो आपके पोस्टल के द्वारा ही आपके घर पे आएगा दोस्तों, ऑनलाइन एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, तो इसको विशेष ध्यान पूर्वक पोस्टल एड्रेस को भरें। इसका परमानेंट एड्रेस बनना है। फिर आधार कार्ड यहाँ पे लिख देना है आपको, तो आधार कार्ड ऑप्शनल है वैसे दोस्तों, पर मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जरूर बनाएं। इसके बाद वेदर कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर है तो ऑब्वियस सी बात है आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ यस नो में देना है। फिर वेदर एनी एफआईआर अगर आपके अगेंस्ट दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन में तो उसको भी आपको यहाँ पे बताना है यस और नो में। फिर अरेस्टेड बाय पुलिस, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपको पूरा रिकॉर्ड देना होता है। इसके बाद डिटेल ऑफ फीस पेड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंडियन पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक डिपॉजिट या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपको इसकी फीस भर देना है, तो उसका विवरण यहाँ पे देना है। जो भी ड्राफ्ट नंबर है या बैंक अगर आपने पोस्ट ऑफिस से भरा है तो उसका जो भी नंबर मिलेगा आपको, चालान नंबर, डेट एंड अमाउंट यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। फिर इसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी अटेस्ट करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म में जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको आपको केयरफुली पढ़ लेना है। इसके बाद साइन करके आपको साथ में अटैच करना है। यहाँ पे भी कैंडिडेट सिग्नेचर होंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन डिफेंस पर्सनल, सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है अंडरटेकिंग, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो इसको ओमिटेड कर दें, मतलब इसको छोड़ दें। फिर फॉर्म ऑफ SC एंड ST कास्ट सर्टिफिकेट, तो इसका ये परफॉर्मा दिया हुआ है तो इसको भी आप भर के लगाएं साथ में। इसके अलावा ये फॉर्म फिल करने के अलावा आप इसमें रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगाएं, जो भी आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट आप इसमें फिल कर रहे हैं उसकी मार्कशीट की कॉपी है, फिर इसके साथ में फोटो वगैरह भी अटैच करनी है, तो वो सब जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। सॉरी दोस्तों, तो उसको भी आप अटैच करें और निर्धारित डेट, जो कि डेट निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत इसको आप फिल करके इजीली भेज दें। अब हम इसकी विस्तृत जानकारी देखते हैं कि किन किन बातों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, हम मेन पॉइंट इसके देखने वाले हैं। ये आपको किन किन पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना है जिससे कि आप मेन पॉइंट स्किप ना कर पाए। तो यहां से हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन in this notice carefully before making any entry of selecting option। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको हर बात को सुनिश्चित कर लेना है
कि आप वेदर सही भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, या आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, उसको क्लेरिफिकेशन के साथ आपको फिल कर देना है। उसका जो पोस्ट कोड रहेगा वो भी आपको क्लेरिफिकेशन के साथ भरना है। अगर किसी भी प्रकार से फॉर्म आप अधूरा छोड़ते हैं या फिर कुछ मिस्टेक करते हैं तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20/7/2020 रखी गई है, मतलब 20/7/2020 से इसके आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो इसके पहले भी अगर आप भेजते हैं तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आप इसके पहले फॉर्म ना भेजें। हाँ, उसको फिल करके आप रख सकते हैं। इसके बाद इसकी अंतिम तिथि 31/8/2020 रखी गई है, तो इसके पहले आप इसको फॉर्म को भेज दें। अगर आप इस फॉर्म को इसके पहले भेजते हैं और बाय पोस्ट वहां पे नहीं पहुंचता है तो भी वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर्म। इसका भी विशेष ध्यान रखें। इसके बाद द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोकॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड एनवेलप मेंशनिंग करस्पॉन्डिंग एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट विद रिक्वेस्टेड स्टैम्प शुड बी मेल्ड डिपॉजिट। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, फॉर्म फिल करने के साथ में आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके बाद अगर एनओसी वगैरह है या एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अटैच करना लगाना है इसमें। फिर 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो एनवेलप में रख के इस पते पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 एवं जो इसमें एड्रेस दिया हुआ है इस पे आपको डिस्पैच कर देना है, इस पे भेज देना है। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर इन द एग्जामिनेशन फॉर्म शैल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्म में अगर आप किसी भी प्रकार की त्रुटि करते हैं या गलती करते हैं तो किसी भी स्टेज में, किसी भी सर्कमस्टेंस में, किसी भी हालत में कोई भी करेक्शन फॉर्म में मान्य नहीं होगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि आप फॉर्म भरने से पहले ही आप सुनिश्चित कर लें कि आपका फॉर्म सही है या नहीं। इसके बाद ऑल कैंडिडेट वेदर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री अंडरटेकिंग और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट एम्प्लॉय शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन डायरेक्ट टू द CRPF। ठीक है। इसके बाद नोट, कैंडिडेट शुड नोट दैट इन केस ऑफ अ कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड from their employer by the CRPF withholding permission to the candidate applying for appearing of the exam। ये कैंडिडेट, ये जो कि जॉब कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए है ये। इसके बाद while filling in his application form the candidate should carefully decide about his choice for the center of examination। more than one application form a candidate giving different center will not be accepted। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो भी डिटेल भरे हैं आप केयरफुली भरें। इसी प्रकार से अगर आप सेंटर भरते हैं तो सेंटर भी आप अपने हिसाब से सही भरें। किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे सेंटर चेंज नहीं होगा। मैं बार बार दोस्तों आपसे बोल रहा हूं कि आप फॉर्म को भरें तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि बाद में ये होता है कि किसी प्रकार से गलती हो जाती है, फिर आप बोलते हैं कि भाई मेरा चेंज कैसे होगा। तो चेंज किसी भी हाल में नहीं होगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। और अगर आप मोर देन 1 फॉर्म भरते हैं तो वो भी एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। और किस फॉर्म के आधार पे आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा या नहीं होगा ये CRPF निर्धारित करेगा, उसमें भी आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड पर्सनल वैलिड ईमेल ID इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड केप्ट देम एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आपको मोबाइल नंबर या ईमेल ID देनी है वो चालू देनी है, जिससे कि आपसे कम्युनिकेशन किया जा सके। इसके बाद द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है कि आप उस पोस्ट के लिए भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बाद जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, तो वो आपका वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका वैलिड नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया है फिर आप बाद में उस फॉर्म या उस सर्टिफिकेट को बनवा रहे हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं है। आपका एलिजिबल होना चाहिए या आपका वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आप समय समय पर इसकी वेबसाइट www.crpf.government.in को भी समय से विजिट करते रहें, जिससे कि कोई भी अपडेट आता है तो आपको पोर्टल के माध्यम से बता दिया जाएगा।
फिर लास्ट डेट फॉर रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो जैसे मैंने 31/8/2020 के पहले पहले या 31/8/2020 तक जितने भी फॉर्म बाय पोस्ट आप भेज देते हैं या जो पाए जाते हैं तो वो मान्य होंगे। इसके बाद कोई भी फॉर्म एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आपने फॉर्म में देखा होगा एक कॉलम वहां पे आया था, कैंडिडेट हु आर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेड टाइम। जो भी कैंडिडेट अगर क्लेम करते हैं कि मुझे एक्सटेंड या टाइम मुझे ज़्यादा चाहिए फॉर्म भरने के लिए या कुछ भी है, जो कि सिलेक्टेड एरिया जैसे असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर में है, तो उनके लिए वहां पे टिक कर देना है कि आप एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं। इन केस द फेल टू डू सो द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेड टाइम विल नॉट बी अलाउड। अगर आप उसमें टिक नहीं करते फॉर्म में तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जैसा कि बताया, नो चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन पोस्ट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन। एक और दोस्तों एक मेन पॉइंट है इसमें कि आप किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मोर देन वन फॉर्म या वन पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, बिकॉज क्या है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एक समय पर ही होने वाला है। चाहे आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करें या आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करें, एक ही टाइम एक ही डेट निर्धारित की गई है एग्जाम के लिए, तो आप ऑब्वियसली एक ही पोस्ट के लिए या एक ही पोस्ट का आप एग्जाम दे पाएंगे एट ए टाइम। तो इसलिए आप मोर देन वन फॉर्म को अप्लाई ना करें। इसके बाद द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर एंड आस्क टू डाइवर्ट। दूसरी बात दोस्तों, डिपार्टमेंट किसी भी मूवमेंट पे किसी भी सेंटर को, एग्जामिनेशन सेंटर को निष्कासित या बैन कर सकता है और आपसे बोलेगा कि आप इस सेंटर की जगह आप दूसरा सेंटर चूज करिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, समय समय पर आप ऑफिशियल वेबसाइट को सर्व करते रहें या विजिट करते रहें, तो आपको अधिक जानकारी मिलती रहेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्म को भरने से पहले आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, फिजिकल मापदंड इत्यादि आप फॉर्म को देख लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। इसके बाद जैसा कि स्टेज वाइज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है, तो इसकी बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं डिटेल में, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी इस वीडियो से रिलेटेड। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही आप इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। मैंने आपको सारे ही पॉइंट क्लियर कर दिए हैं और अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये आपको कैसे फिल करना है। प्लीज दोस्तों इस फॉर्म को गलत ना करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस फॉर्म को भरें, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फोर्स में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद दोस्तों।